हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सीटेट का हमारा टॉपिक है बाल विकास। आज हम बाल विकास के एमसीक्यू हल करेंगे और पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को भी हल करेंगे और उन सबको डिटेल से भी जानेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर जीएस, जीके और हिंदी की प्रैक्टिस कराई जाती है। ये आपके किसी भी प्रकार के कंपटीशन में आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है। यह निम्न में से किसका प्रतीक है? अल्प बोधगम्यता, मानसिक क्षति, अपसारी सोच, अभिसारी सोच। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अपसारी सोच। अपसारी सोच को ही पार्श्व चिंतन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अपसारी सोच को पार्श्व चिंतन भी कहते हैं। अपसारी सोच का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? दोस्तों, अपसारी सोच जहाँ पर एक समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीब इस्तेमाल की जाएं, ठीक है ना, या एक ही समस्या को सुलझाने के लिए कई तरीके इस्तेमाल किए जाएं। कई तरीकों से मतलब है हर तरीके से समस्या को सुलझाया जाए, तो वो क्या कहलाता है? अपसारी सोच। अब देखो, अपसारी सोच होती कैसे है। जैसे हमसे कोई क्वेश्चन में ये पूछ ले कि ऐसी कोई 3 संख्या बताओ जिसका योग जो है 12 होगा। ऐसी कोई 3 संख्या। तो दोस्तों देखो, पहली 12, ये पहली संख्या हो गई, इसका योग क्या है? 12। अपसारी चिंतन वो चिंतन होता है कि जहाँ पर समस्या का समाधान तो हो जाता है, यानी समस्या का हल तो किया जाता है, भले ही उनके उत्तर गलत अलग अलग हों, सभी बच्चों के उत्तर अलग अलग हों, लेकिन सभी बच्चों के उत्तर जो होंगे वो राइट होंगे, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे 3 संख्याओं का योग 12 हो गया, 4 4 4। फिर दूसरी संख्या है 5 + 4 9 और 3 12। 4 + 2 + 6 12, ठीक है ना। देखो, सबके आंसर करेक्ट आ रहे हैं, लेकिन करने का तरीका सबका अलग अलग है, तो इसी को बोलते हैं अपसारी चिंतन। और ये बहुत अच्छा चिंतन होता है, सकारात्मक चिंतन होता है। हमारा अपसारी सोच जो है सब सकारात्मक ऑप्शन है, ठीक है ना, सकारात्मक ऑप्शन है ये। अगर कोई आपको फिर भी समझ ना आए तो अपसारी सोच कैसा ऑप्शन होता है? सकारात्मक, यानी पॉजिटिव आंसर होता है। तो ये हमारा ज़्यादातर जो ऑप्शनों में राइट आंसर हो जाता है। और बल्कि अभिसारी सोच एक ऐसे पर्सन होते हैं या ऐसा चिंतन कहलाता है जहाँ पर किसी समस्या का समाधान करने के लिए केवल एक ही तरीका हो, उसका कोई दूसरा तरीका हो ही नहीं, ठीक है। वो होता है अपसारी सोच। और अभिसारी चिंतन में मुक्त अंत वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। मुक्त अंत वाले या मुक्त अंत वाले प्रश्न कैसे होते हैं? अपसारी सोच वाले प्रश्न होते हैं, जबकि अभिसारी सोच वाले बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे। अपसारी चिंतन जिसका जो निष्कर्ष हो वो सही हो लेकिन अलग अलग हो, उसको बोलते हैं अपसारी सोच। जबकि अभिसारी सोच या अभिसारी चिंतन क्या होता है? जैसे जिसका उत्तर सीमित हो, जिसका उत्तर केवल एक ही हो। सभी बच्चों को अगर वो प्रश्न दे दिया है तो सभी बच्चों का जो प्रश्न का उत्तर होगा वो एक ही होगा, सबका एक जैसा होगा, उसको बोलते हैं अभिसारी सोच। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के तीसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की दूसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? कानून और आदेश पालन अभिविन्यास, आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास, सामाजिक समझौते और व्यक्तिगत आधार अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। दोस्तों, यहाँ तीसरा स्तर नहीं है, दूसरा स्तर है। दूसरा स्तर कोहलबर्ग के नैतिक विकास के दोस्तों 3 स्तर थे, और जिन हर स्तर में 2 चरण थे। और फिर 3 स्तर में कितने चरण हुए? 6 चरण। यानी टोटल नैतिक विकास के सिद्धांत में, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 स्तर 6 चरण थे। प्रत्येक स्तर में 2 चरण होते हैं। वे स्तर कौन कौन से हैं? पहला स्तर आता है इनका पूर्व पारंपरिक। पूर्व पारंपरिक स्तर। दूसरा है
परंपरागत स्तर, तीसरा है उत्तर पारंपरिक स्तर। ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 3 स्तर हैं और हर स्तर पर 2 चरण होते हैं। तो यहाँ दूसरे स्तर की बात हो रही है, यानी परंपरागत स्तर की। तो परंपरागत स्तर में पहला चरण होता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की। अभिविन्यास। ठीक है दोस्तों, इस स्तर में क्या बच्चा क्या करता है, दूसरों के सामने अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए कार्य करता है। ठीक है, कहने का मतलब है किसी कार्य को करने से भले ही अपना कोई निजी तौर पर फायदा नहीं हो रहा है, फिर भी उसको कर देना चाहिए, क्योंकि समाज की नज़रों में या लोगों की नज़रों में हमारी छवि उससे अच्छी बन जाएगी। सब कहेंगे देखो कितना अच्छा लड़का है या कितनी अच्छी लड़की है। तो ये है नैतिक विकास के सिद्धांत के दूसरे स्तर के पहले चरण की विशेषता। जबकि दूसरा चरण है कानून एवं व्यवस्था अवस्था। कानून एवं व्यवस्था अवस्था। इस अवस्था में क्या करते हैं, इसमें भले ही किसी कार्य को करने से हमारी छवि अच्छी बनती है, भले ही किसी भी कार्य को करने से हमारी छवि अच्छी बनती है, लेकिन हमें फिर भी उस कार्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो कानून के खिलाफ है, समझे, अगर वो कानून के खिलाफ है हमें फिर भी उस कार्य को नहीं करना चाहिए, भले ही हमारी छवि कितनी ही लोगों की नज़रों में कितनी ही अच्छी बने, तब भी हम उस कार्य को नहीं करेंगे। तो फिर बच्चा कौन से स्तर पर होता है, दूसरे स्तर पर और दूसरे ही चरण पर होता है, कानून एवं व्यवस्था अवस्था बोलते हैं इसे। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, कानून और आदेश पालन अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 3, एक रचनावादी परिप्रेक्ष्य से बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है, छोटे वयस्कों के रूप में, असभ्य जीव के रूप में जिन्हें सभ्य बनाने की जरूरत है, अपने पर्यावरण को समझने की जिज्ञासा लिए हुए हैं, निष्क्रिय प्राणी के रूप में। दोस्तों रचनावादी कक्षा में एक रचनावादी परिप्रेक्ष्य से बच्चों को किस प्रकार समझा जा सकता है, निष्क्रिय प्राणी के रूप में नहीं दोस्तों, बच्चे निष्क्रिय नहीं होते हैं, बच्चे सक्रिय होते हैं और बच्चों को सक्रिय प्राणी के रूप में ही समझा जाता है। अपने पर्यावरण को समझने की जिज्ञासा लिए हुए हैं, ये ऑप्शन भी नहीं है। असभ्य जीव मतलब जानवर के रूप में जिन्हें सभ्य बनाने की जरूरत है, जिन्हें आदमी बनाने की जरूरत है, दोस्तों ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत जवाब। लेकिन छोटे वयस्कों के रूप में, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, छोटे वयस्कों के रूप में और कल्पनाशीलता के रूप में, छोटे वैज्ञानिकों के रूप में, ठीक है दोस्तों। तो एक रचनावादी कक्षा में बच्चों को किस प्रकार से समझा जाता है, छोटे वयस्कों के रूप में, कल्पनाशीलता के रूप में, क्योंकि बच्चों में कल्पना शक्ति जो होती है बहुत ज़्यादा होती है बच्चों में, ठीक है, और छोटे वैज्ञानिकों के रूप में, अन्वेषण के रूप में, अन्वेषक का मतलब होता है खोजकर्ता के रूप में, ठीक है ना, खोजकर्ता के रूप में। तो रचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस तरह से समझा जाता है, कल्पनाशीलता के रूप में, छोटे वैज्ञानिकों के रूप में, खोजकर्ता के रूप में, या अन्वेषक, अन्वेषक का मतलब होता है खोज करना, ठीक है, अन्वेषक के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4, राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी और डी में अक्षरों में भ्रमित होता है, यह किसके प्राथमिक लक्षण है, शैक्षिक असहायता, लेखन वैकल्य, पठन वैकल्य, सबलीनता विकार। दोस्तों शैक्षिक असहायता भी हमारा गलत ऑप्शन होगा, लेखन वैकल्य भी गलत ऑप्शन होगा। अब ये मत कर देना कि वो 61 के स्थान पर 16 लिखता है तो ये लेखन से संबंधित दिक्कत है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ना ही वो सबलीनता से विकार है। दोस्तों ये है पठन वैकल्य, ठीक है, वो लड़का जो है पठन वैकल्य में दिक्कत है, उसको पठन वैकल्य में विकार है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिसलेक्सिया।
बच्चा कौन से विकार से पीड़ित है? तो बच्चा डिसलेक्सिया रोग से पीड़ित है। उसको बोलते हैं पठन संबंधी वैकल्य, जब बच्चे को पढ़ने से संबंधित दिक्कत आती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह जो होती है एक पढ़ने से संबंधित अक्षमता होती है बच्चे में, जो मानसिक मंदता या मानसिक क्षति या बुद्धि की कमी के कारण नहीं होता है, बस ये कुदरती होता है कि बच्चा जो है पढ़ते समय इन शब्दों में कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चे को। तो जो कन्फ्यूजन बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है या बच्चा जो शब्दों को बोल लेता है उसी रूप में बच्चा उन शब्दों को लिख देता है, और ऐसे शब्दों में बी में डी में ज़्यादातर बच्चा कन्फ्यूज रहता है, हमेशा कन्फ्यूज रहता है। डिसलेक्सिया रोग से पीड़ित लक्षण के जो पीड़ित बच्चे के लक्षण हैं वो और भी हैं, जैसे डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चा धीरे धीरे पढ़ेगा, अक्सर संख्याओं या शब्दों को पलट देता है, यहाँ पर भी वो बच्चा यही कर रहा है, संख्या को पलट रहा है, ठीक है ना, 61 की जगह 16 लिख रहा है। ऐसे बच्चे के पास खराब शब्दावली होती है, और बच्चे को अनुमान लगाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसको बोलते हैं डिसलेक्सिया रोग से पीड़ित, हिंदी में बोलते हैं पठन वैकल्य। ये पठान थोड़ा गलत हो गया, ठीक है ना, हिंदी में बोलते हैं इसको पठन वैकल्य। क्वेश्चन नंबर 5, एक रचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए? निर्माणात्मक आकलन, मानकीकृत एवं स्वरूप आकलन, संकलनात्मक आकलन, एक आयामी आकलन। दोस्तों रचनावादी कक्षा कैसी होती है? रचनावादी कक्षा एक पॉजिटिव या सकारात्मक ऑप्शन है, इस बात का ध्यान रखना। रचनावादी कक्षा में शिक्षा कैसे दी जाती है? तो शिक्षा कैसी होती है? बाल केंद्रित शिक्षा होती है। रचनावादी कक्षा में बाल केंद्रित शिक्षा होती है। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब है शिक्षा जो है बच्चे की ग्रहण शक्ति, बच्चे की क्षमता के अनुसार कराई जाती है। बच्चे को अधिगम बच्चे की बुद्धि, उसकी शक्ति, उसकी क्षमता के अनुसार कराया जाता है। गृह कार्य सभी बच्चों को अलग अलग दिया जाता है। कोई बच्चा अगर प्रतिभाशाली है तो उसको हार्ड कार्य दिया जाएगा, कोई बच्चा सामान्य है तो उसको नॉर्मल कार्य दिया जाएगा, लेकिन कोई बच्चा मंदबुद्धि है, थोड़ा सा समझने में चीज़ों को कठिनाई महसूस करता है और समय ले लेता है समझने में, लेकिन समझता जरूर है, तो उसको जो है बहुत सरल कार्य दिया जाएगा। इसको बोलते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। जहां पर शिक्षा का स्वरूप बच्चे के अनुरूप हो उसको बोलते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। एक रचनावादी कक्षा इस विश्वास पर आधारित होती है दोस्तों कि अधिगम तभी होता है जब बच्चे जो है निष्क्रिय रूप से जानकारी प्राप्त करने के बजाय सक्रिय रूप से अर्थ निर्माण करें, ठीक है ना, किससे? सक्रिय रूप से। तो यहाँ होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 निर्माणात्मक आकलन, ठीक है। मानकीकृत आकलन का मतलब होता है जो मानक तय कर दिए गए हैं उसी रूप से आकलन लेना। संकलनात्मक मतलब नंबरों को जोड़ना, नंबरों के माध्यम से बच्चों की व्याख्या कर देना कि ये बच्चा जो है, इस बच्चे के परीक्षा में कम अंक आए हैं तो उसको मंदबुद्धि कह दें, जिसके सामान्य आए हैं यहाँ ये नॉर्मल बच्चा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ना ही एक आयामी आकलन होगा। क्वेश्चन नंबर 6, किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक हैं? आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, शीलगुल अभिप्रेरणा, स्थिति विषयक अभिप्रेरणा। दोस्तों हमारे ये दोनों ऑप्शन कट जाते हैं, लेकिन बाह्य अभिप्रेरणा या आंतरिक अभिप्रेरणा, इन दोनों में से हमारा एक ऑप्शन है। अब दोस्तों पहले बाह्य अभिप्रेरणा को समझिए। बाह्य अभिप्रेरणा क्या होती है? दोस्तों बाह्य अभिप्रेरणा को बोलते हैं बाहरी प्रेरणा। जब बच्चा बाहरी रूप से प्रेरित हो, किसी चीज़ से प्रेरित हो, जैसे पुरस्कार, मान लो कोई एग्जाम हो रहा है या कोई टेस्ट हो रहा है या बच्चे को कक्षा में अधिगम कराया जा रहा है और उसको बताया जा रहा है जो भी बच्चा कक्षा में अच्छा अधिगम करेगा या अच्छा कार्य करेगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा, और जो बच्चा गलत कार्य करेगा उसको दंड दिया जाएगा। तो यहाँ क्या होता है, बच्चा बाहरी रूप से भी प्रेरित होता है, पुरस्कार लेने के लिए मेहनत करता है। किसके लिए? पुरस्कार लेने के लिए मेहनत करता है और दंड से बचने के लिए। ध्यान रखना, दंड से बचने के लिए भी और पुरस्कार प्राप्त करने के लिए भी कार्य कर रहा है। तो वो कौन सी अभिप्रेरणा है? वो है बाहरी अभिप्रेरणा या बाह्य अभिप्रेरणा।
सॉरी, लेकिन जब बच्चा बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के ही अधिगम को सहज रूप से बेहतर तरीके से करता है, अपने मतलब अपने अंदर से ही खुद उसकी करने की क्षमता हो, उसकी रुचि हो, उसको बोलते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। दोस्तों, आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब बच्चा जो है किसी कार्य को पूरा करने हेतु प्रेरित हो और ऊर्जावान हो। जब बच्चा किसी कार्य को करेगा और उसके लिए वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, तो बच्चा उसमें मन लगाकर कार्य करेगा, रुचि के साथ करेगा, ठीक है ना, पूरी ऊर्जा के साथ करेगा, पूरी तरह से सक्रिय होकर करेगा, तो वो कहलाती है आंतरिक अभिप्रेरणा। जब हमें किसी प्रकार की कोई लालच नहीं है, लेकिन हमारे अंदर स्वयं से अभिप्रेरणा है कि हाँ, हमको ये कार्य करना है और बहुत अच्छा करना है, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के, तो वो कहलाती है आंतरिक अभिप्रेरणा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझने की असमर्थता के कारण एक नई स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? समायोजन, संगठन, आत्मसातीकरण, अनुकूलन। दोस्तों, स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है किसी भी जानकारी को अपने माइंड में फिट कर लेना और अलग अलग जानकारी को अपने माइंड के अलग अलग हिस्सों में संजो के रखना, ठीक है, इसको बोलते हैं स्कीमा। दोस्तों, इसे जो है हमारे दिमाग में सूचना का कैमरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचना का कमरा या सूचना का पैकेट। सूचना का पैकेट किसको कहते हैं? स्कीमा को कहते हैं, ठीक है। जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझने की असमर्थता के कारण एक नई स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? तो दोस्तों, वो कहलाती है संगठन। यह हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, संगठन। आत्मसातीकरण होता है कि एक मौजूद स्कीमा में एक नई अवधारणा या नए अनुभव को जोड़ना क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण कहलाता है। जैसे बच्चे का अंगूठा चूसना एक प्रारंभिक योजना है या शुरुआती योजना है, ये क्या कहलाएगा? ये आत्मसातीकरण कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रतीय या रूपरेखा है जो सूचना को संगठित और निर्वाचन करता है? अग्रिम संगठन, एक्सपोजिटरी मॉडल, स्कीमा, सेंसरी रजिस्टर। दोस्तों, पियाजे के अनुसार एक्सपोजिटरी मॉडल एक ऐसी अवधारणा है या एक ऐसा ढांचा है जिसके अंतर्गत सूचनाओं को व्यवस्थित या सूचनाओं की व्याख्या की जाती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है? अधिगम की प्रत्येक चरण में पुरस्कार देकर, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, रटन तथा अभ्यास द्वारा, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके। दोस्तों, कोई रटने वाला ऑप्शन हो या फिर कंठस्थ वाला ऑप्शन हो तो वो हमेशा नेगेटिव होता हो, उसको तुरंत काट देना, ठीक है। वो ऐसा हमारा हर ऑप्शन जो होगा गलत होगा। लेकिन देखो, पुरस्कार से बच्चा जो होता है पुनर्बलित होता है। पुनर्बलित का मतलब होता है जब कोई बच्चा किसी कार्य को अच्छा करता है या कोई अधिगम बच्चे ने कक्षा में सबसे अच्छा करा तो उसको शाबाशी देना या पुरस्कार में कुछ टॉफी चॉकलेट देना, ठीक है, ये क्या कहलाता है? ये पुनर्बलन कहलाता है। तो इससे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है, बच्चा फिर उस कार्य को और भी बेहतर तरीके से करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर वही चीज़ आप बच्चे को छोटी छोटी चीज़ में दोगे, पुरस्कार, चॉकलेट, टॉफी, शाबाशी, तो बच्चे को इसकी आदत हो जाएगी, ठीक है। बच्चा फिर एक लालच के प्रति अधिगम करेगा, लालच में अधिगम करेगा, वो स्वयं अभिप्रेरित नहीं होगा, ठीक है ना, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं होगा, एक पुरस्कार के लिए अभिप्रेरित होगा, पुरस्कार के लिए वो अधिगम करेगा। जबकि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि बच्चा जो है किसी लालच में आकर या किसी दंड से बचने के लिए अधिगम को ग्रहण करे। बच्चे में शिक्षक को ऐसा अधिगम कराना चाहिए या इस तरह से अधिगम कराना चाहिए कि बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, जिससे बच्चा अधिगम के प्रति रुचि ले, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है। लेकिन अर्थपूर्ण अधिगम का मतलब होता है कि एक ही शब्दों को कई तरीके से प्रयोग करना, ठीक है ना, अर्थपूर्ण अधिगम कहलाता है।
तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके, जो विद्यार्थियों को आप अधिगम करा रहे हैं वो अधिगम बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़ दें। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम और उनकी स्वयं की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती हैं। का विद्यार्थियों के अधिगम से कोई सह संबंध नहीं है। बच्चों के अधिगम के लिए एकमात्र निर्धारक है। उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। दोस्तों, शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम और उनकी स्वयं की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं डालती, ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत प्रभाव डालती हैं। ठीक है, का विद्यार्थियों से अधिगम से कोई सहसंबंध नहीं है, ऐसा भी नहीं है। बच्चों के अधिगम के लिए एकमात्र निर्धारक है, नहीं, ये एकमात्र अधिगम के लिए निर्धारक तत्व नहीं है। ठीक है ना, उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, शिक्षक जो है बच्चों की सफलता और प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए छात्रों का मनोबल बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक रचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? रटंत व पुनः स्मरण। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा, यहाँ रटंत वाला ऑप्शन हो या कंठस्थ वाला ऑप्शन हो, ठीक है ना, या फिर वैज्ञानिक शब्दावली हो, वैज्ञानिक शब्दावली हो, ऐसा कोई भी ऑप्शन हो तो वो नेगेटिव होगा, उसको तुरंत काट देना। ठीक है ना, प्रयोगात्मक, बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहन, सामूहिक सहयोग। तो दोस्तों, हमसे यहाँ नेगेटिव ही क्वेश्चन पूछ रहा था ना, रचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, रटंत व पुनः स्मरण। क्वेश्चन नंबर 12, विकास रिक्त स्थान है, एक आयामी, परिवर्तनीय, अनुवांशिकता रूप से पूर्व अभिकर्मित, एक दिशाई। दोस्तों, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, परिवर्तनीय। विकास परिवर्तनीय है। विकास एक आयामी नहीं होता है, बल्कि विकास क्या होता है, बहुआयामी होता है। बहुआयामी होता है। विकास अमूर्त होता है। विकास गुणात्मक व मात्रात्मक होता है। विकास आजीवन चलता है। विकास का क्षेत्र एक व्यापक, बहुत व्यापक होता है। ठीक है ना, विकास का क्षेत्र जो होता है अत्यंत व्यापक होता है। विकास की दिशा निश्चित होती है। ठीक है दोस्तों, ये सब विकास के बारे में जो है थोड़ी सी डिटेल है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, विकास परिवर्तनीय है। क्वेश्चन नंबर 13, एक रचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है? अध्यापक क्रियाशील हैं परंतु छात्र निष्क्रिय हैं। नहीं दोस्तों, छात्र भी सक्रिय रहते हैं। छात्र क्रियाशील हैं परंतु अध्यापक निष्क्रिय हैं, ये भी नहीं होगा। कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय हैं, नहीं। अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील होते हैं, दोनों ही सक्रिय होते हैं, यही रचनावादी कक्षा कहलाती है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? निष्क्रिय समाजीकरण, परिपक्वता, द्वितीय समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण। तो दोस्तों, निष्क्रिय समाजीकरण तो हमारा पहले कट जाएगा ऑप्शन, ये तो वैसे ही नेगेटिव ऑप्शन है। परिवक्ता भी कट जाएगा, लेकिन प्राथमिक या द्वितीयक। तो दोस्तों, प्राथमिक समाजीकरण जो होता है बच्चे का, वो परिवार से होता है। कहाँ से होता है? परिवार से होता है। प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है?
तो प्राथमिक समाजीकरण की जो संस्था है वो है परिवार। सबसे पहले बच्चे का समाजीकरण जो होता है वो परिवार से शुरू होता है। तो परिवार जो है समाजीकरण की प्रथम एजेंसी है या प्राथमिक एजेंसी है। जबकि द्वितीय एजेंसी कौन सी है? स्कूल, पास पड़ोस, खेल का मैदान, ये कैसी एजेंसी हैं? ये द्वितीय हैं, समाजीकरण की द्वितीय एजेंसी हैं। तो सीखने की प्रक्रिया, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? तो स्कूल कैसी संस्था है? स्कूल है द्वितीय समाजीकरण। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय समाजीकरण। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा इसके फोल्डिंग का उदाहरण नहीं है? अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन, सहपाठियों के संग साझा शिक्षण, तत्पर एवं संकेत, रटंत स्मृति। दोस्तों इसके फोल्डिंग के और भी अन्य नाम हैं, जैसे ढांचा निर्माण, पाड़, पॉइंट, मचान। ये क्या है? ये सब इसके फोल्डिंग के अन्य नाम है। दोस्तों इसके फोल्डिंग होती क्या है? इसके फोल्डिंग के बारे में डेफिनेशन किसने दिया, इसका सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सिद्धांत दिया था लेव वाइगोस्की ने। लेव वाइगोस्की ने। इसके फोल्डिंग होती क्या है दोस्तों? इसके फोल्डिंग होती है किसी समस्या के समाधान के दौरान, किसी भी समस्या के समाधान के दौरान एक वयस्क द्वारा, एक बड़े के द्वारा या किसी वयस्क के द्वारा या हमसे ज़्यादा जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, उसके द्वारा शुरुआती सहायता देना क्या कहलाता है? इसके फोल्डिंग कहलाता है। और इसके फोल्डिंग कैसी सहायता होती है? तो ये अस्थायी सहायता होती है। कैसी सहायता होती है? अस्थायी सहायता। सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो इसके फोल्डिंग कैसी सहायता होती है? अस्थायी सहायता होती है। और इसके फोल्डिंग होती क्या है? देखो, किसी भी समस्या समाधान के दौरान शुरुआत में ही, ठीक है ना, शुरुआत में ही बच्चे को थोड़ा सा इशारा दे देना, संकेत दे देना क्या कहलाता है? इसके फोल्डिंग कहलाता है। जैसे किसी बच्चे को आपने आधा किया हुआ हल क्वेश्चन दे दिया, आधा तो आपने करके दे दिया, फिर आधा बच्चे को करने को दे दिया। आपने क्या करा? शुरुआत में बच्चे को जो है एक इशारा दे दिया, एक हेल्प कर दी बच्चे की, ठीक है ना। अब बाकी बच्चा खुद अपने आप कर लेगा, ये कहलाता है इसके फोल्डिंग। इसको एक बार जो है थोड़ा सा भारी जीवन से जोड़कर समझो। जैसे किसी बच्चे को और उसके अभिभावक साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, उसके मम्मी पापा या भाई कोई भी, ठीक है ना। तो बच्चा अभी साइकिल चलाना नहीं सीखा है, लेकिन जब उसको साइकिल चलाना सिखाते हैं तो क्या करते हैं? पीछे से स्टैंड पकड़ लेते हैं या गद्दी पकड़ के उसको चलाना सिखाते हैं और धीरे धीरे अपना हाथ हटा लेते हैं और बच्चा पेंडल मारता हुआ आगे की ओर निकल जाता है, ठीक है ना। धीरे धीरे बच्चे को साइकिल चलानी हो जाती है। तो ये किस चीज़ का जो है उदाहरण है? ये है इसके फोल्डिंग का उदाहरण, जहाँ पर किसी समस्या के समाधान के लिए शुरुआत में मदद दी जाए, इशारा दिया जाए, संकेत दिया जाए, वो कहलाता है इसके फोल्डिंग। तो इसके फोल्डिंग के उदाहरण क्या क्या होते हैं? अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन बिल्कुल होता है, सहपाठियों संग साझा शिक्षण ये भी होता है, तत्पर एवं संकेत ये भी होता है, लेकिन रटंत स्मृति ये नहीं होता है। और हमसे यही पूछा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, रटंत स्मृति। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा पूर्णतः अनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित है? शिक्षा में रुचि, मित्रों का चयन, आँखों का रंग, शैक्षणिक सफलता। दोस्तों अनुवांशिका मतलब है कि बच्चे को अपनी अनुवांशिकता से क्या क्या मिलता है, मतलब अपने पूर्वजों से क्या क्या मिलता है, जो बच्चे में जन्मजात होता है, कुदरती होकर आता है, वो क्या क्या मिलता है। या फिर कह सकते हैं बच्चे को जो अपने माता पिता और पूर्वजों से मिली विशेषता होती हैं, वो क्या कहलाता है? वो अनुवांशिकता या वंशानुक्रम कहलाता है। तो क्या बच्चा शिक्षा में रुचि जो लेकर पैदा होता है कि हाँ मेरे माता पिता भी जो है शिक्षा में रुचि लेते थे, तो मेरे अंदर भी वो गुण पैदा होगा? दोस्तों रुचि कभी भी जन्मजात नहीं होती है, तो ये अनुवांशिक भी नहीं होगी, ठीक है ना। रुचि बच्चे में स्वयं से उत्पन्न होती है, किसी भी कार्य को करने की रुचि,
ठीक है ना, तो ये भी कट जाता है। मित्रों का चयन, क्या बच्चा जो है मित्रों का चयन जो है वो पीछे से ही सीख के आता है, अपने पूर्वजों द्वारा दिया जाता है कि हाँ आपको इस तरह के मित्र बनाने हैं? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों, बच्चा अपनी पसंद के मित्र बनाता है। लेकिन शैक्षणिक सफलता, शैक्षणिक सफलता का मतलब है शिक्षा में सफलता, लगातार सफलता मिली जा रही है बच्चे को, तो ये बच्चा जो है अपने पूर्वजों से कुछ ऐसा लेकर आया है अपने अंदर कि बच्चा जो है वो हमेशा ही शिक्षा में सफल होता रहेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, ये भी हमारा ऑप्शन कट जाएगा। लेकिन आँखों का रंग ये पूरी तरह से आनुवंशिकी द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर होगा। आँखों का रंग ये किस पर निर्भर करता है? ये आनुवांशिकता या फिर वंशानुकरण पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 17, वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद बच्चों के आत्म केंद्रितता का घोतक है, बच्चों के क्रियाकलापों और व्यवहारों का अवरोधक है, जटिल कार्य करते समय बच्चों को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है, यह संकेत देता है कि संज्ञान कभी भी आंतरिक नहीं होता। दोस्तों निजी संवाद होती क्या है? देखो, जब कोई बच्चा है ना, छोटा बच्चा अपने आप से बात करता है, अपने आप से बड़बड़ाता है, उसको क्या बोलते हैं? निजी संवाद बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। बच्चों का खुद से बड़बड़ाना या खुद से बातें करना क्या कहलाता है? निजी संवाद कहलाता है, या फिर इसको निजी वार्ता भी बोलते हैं। निजी वार्ता, निजी भाषा, निजी वाक, अंतःवार्ता। ये सब क्या है? बच्चे का खुद से अपने आप से बात करना, बच्चे से अपना खुद से बात करना क्या कहलाता है? निजी संवाद कहलाता है। देखो, जब कोई छोटा बच्चा होता है तो वो खेलता रहता है या खिलौनों को देखता रहता है और बड़बड़ करता रहता है, इसी को वाइगोस्की ने क्या कहा है? निजी संवाद, निजी वार्ता, निजी भाषा, निजी वाक या अंतःवार्ता कहा है, ठीक है। वाइगोस्की मानते हैं दोस्तों कि बच्चे खुद से बातें करके अपने कार्यों को दिशा देते हैं। क्या करते हैं? अपने कार्यों को दिशा देते हैं। इस प्रक्रिया को क्या वाइगोस्की ने क्या नाम दिया है? स्वयं नियमन, स्वयं नियमन दिया है। जब बच्चे किसी कार्य को करते करते बातें करते हैं तो बच्चे खुद से बात कर कर अपने कार्यों को दिशा दे रहे होते हैं, किसी कार्य की योजना अपने दिमाग में बना रहे होते हैं, तो उसको क्या कहा है वाइगोस्की ने? उसको स्वयं नियमन कहा है, ठीक है। लेकिन जो बच्चा अपने आप से बड़बड़ाता है, अपने आप से बात करता है, उसको क्या कहा है? निजी संवाद, निजी वार्ता, निजी भाषा, निजी वाक या फिर अंतःवार्ता। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। जटिल कार्य करते समय बच्चों को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। क्वेश्चन नंबर 18, लड़कियों को गुलाबी कपड़ों को और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़ों और कारों से जोड़ा जाता है। यह किस चीज़ को दर्शाता है? जेंडर निरंतरता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर विविधता, जेंडर सशक्तिकरण। दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता। क्योंकि ये परंपरा चली आ रही है, ये पहले से ही लोगों ने एक पूर्व धारणा अपने दिमाग में बैठा रखी है और वही धारणा पीढ़ी दर पीढ़ी अभी तक चली आ रही है कि लड़कियों को गुलाबी रंग और गुड़ियों से जोड़ा जाता है क्योंकि लड़कियों को गुड़ियों से खेलना पसंद होता है। क्या लड़कियाँ फुटबॉल से नहीं खेलती? देखो, अगर आप उनको फुटबॉल ला कर दोगे ना तो लड़कियाँ फुटबॉल से भी खेलती हैं और अच्छा खेलती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम देखते हैं ये लड़कियाँ हैं तो इनको गुड़िया दे दो खेलने के लिए, तो इसलिए बच्ची है वो गुड़िया से खेलने लगती है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, अगर आप उसको फुटबॉल दोगे, क्रिकेट दोगे, वो उसको भी बेहतरीन तरीके से खेल सकती हैं उसके साथ भी। और लड़कों को नीले कपड़ों से और कारों से जोड़ा जाता है क्योंकि लड़का जब भी किसी जो है खिलौने की जिद करता है तो आप क्या करते हैं? कार दिला देते हैं, उसको गुड़िया नहीं दिलाते हैं। क्यों नहीं दिलाते हैं? क्योंकि आपने लड़कियों के साथ गुड़ियों को जोड़ दिया और गुलाबी रंग को लड़कियों के साथ जोड़ दिया। ये पूर्व धारणा चली आ रही है पहले से ही, ठीक है ना। तो ये क्या दर्शाता है? ये जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित जानकारियां किस स्मृति में संगठित होती हैं? ये 3 जानकारियां हैं, ये किस स्मृति में संगठित होती हैं? बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, धुले कपड़ों को तय करने की प्रक्रिया, 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव। किस स्मृति में संगठित होती हैं ये तीनों जानकारियाँ? अल्पकालिक स्मृति, सावेदिक, ऑपरेशनल स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति।
दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा दीर्घकालिक स्मृति। देखो, बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, धुले कपड़ों को तय करने की प्रक्रिया, 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव, ये सब चीज़ जो है शुरुआती चीज़ होती हैं और जो बच्चे को लंबे समय तक याद रहती हैं। ठीक है ना, इसलिए इसको दीर्घकालिक स्मृति बोलते हैं। दीर्घकालिक स्मृति को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है या किया गया है। एक है स्पष्ट, दूसरी है निहित। ठीक है, स्पष्ट यादें, जिन्हें घोषणात्मक यादें भी कहा जाता है, ये वे सभी यादें शामिल होती हैं इसमें जो चेतना में उपलब्ध होती है, जो हमारे मस्तिष्क के एक पार्ट में इकट्ठा हो रखी होती हैं, तो उसको बोलते हैं दीर्घकालिक स्मृति। क्वेश्चन नंबर 20, बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरत की अनदेखी करना है। हाशिए पर रहने वाले समुदाय के बच्चे अकादमी सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। दोस्तों, ऐसा नहीं है, हर बच्चा सीखना चाहता है और हर बच्चा अधिगम को बेहतर तरीके से कर सकता है, बस उसको कराने वाला होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हाशिए पर रहने वाले समुदाय के बच्चे अकादमी सफलता में प्राप्त करने योग्य नहीं है या पढ़ने के योग्य नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन तो कट जाता है। वह बालक जो कभी स्कूल नहीं गए हैं अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि नहीं रखते। दोस्तों, ये ऑप्शन भी हमारा बच्चों की असफलता का कारक नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है जो बच्चे कभी स्कूल नहीं गए हैं वे अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि नहीं रखते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई माँ बाप अनपढ़ है तो वो अपने बच्चों को भी अनपढ़ रखना चाहता है। आजकल सभी माँ बाप, अभिभावक अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। बच्चों की असफलता का गुणारोपण हमेशा उनके अनुवांशिक दोषों में को किया जा सकता है। कोई बच्चा अगर असफल हो रहा है तो ये अनुवांशिक तौर पर कह सकते हैं या वसानुकरण तौर पर कह सकते हैं कि इसके माँ बाप भी नहीं पढ़े ठीक से और ये भी बच्चा जो है नहीं पढ़ पा रहा। ऐसा भी नहीं है दोस्तों, ये भी हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, जब एक बच्चा अधिगम के दौरान असफल हो, परीक्षा में फेल हो जाए, कक्षा में फेल हो जाए, तो गलत कौन होगा? कभी भी बच्चा गलत नहीं होगा। ध्यान रखना, कभी भी बच्चा गलत नहीं होगा। भले ही वो बच्चा अधिगम को देर से ग्रहण कर रहा हो, लेकिन कर तो रहा है ना, और करता भी है। हर बच्चा अधिगम को ग्रहण करता है। कोई बच्चा जल्दी करता है, कोई थोड़ा समय लगाता है, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा समय लगाता है, लेकिन अधिगम को सभी ग्रहण करते हैं और अच्छी तरीके से करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा अगर कक्षा में फेल हो गया या बच्चा कक्षा में लगातार असफलता प्राप्त कर रहा है तो इसका कारण क्या बच्चा खुद है? नहीं, बच्चा नहीं है। इस बच्चा कभी भी गलत नहीं हो सकता। ऐसा कोई सा भी ऑप्शन हो जहाँ बच्चे को गलत ठहराया जा रहा हो तो वो नेगेटिव ऑप्शन होगा। ठीक है, तो गलत कौन होगा? गलत होगा स्कूल, शिक्षक, शिक्षण विधि, व्यवस्था। ठीक है ना, पाठ्य पुस्तक, ये सब चीज गलत होंगी। अगर बच्चा असफल हो रहा है तो इस असफल बच्चा नहीं हो रहा है, फिर असफल हो रही है स्कूल की व्यवस्था, स्कूल के शिक्षक, उनकी शिक्षण विधियां। उन्होंने ऐसी कोई शिक्षण विधि नहीं अपनाई कि जिससे बच्चा वो अधिगम को ग्रहण कर सकता हो। ऐसा हो सकता हो बच्चा थोड़ा मंदबुद्धि हो तो उसके लिए जो है एक शिक्षक को अलग एक नई शिक्षण विधि अपनानी चाहिए। दूसरी जो मंदबुद्धि बच्चों के लिए कार्य करती है ऐसी शिक्षण विधि अपनानी चाहिए। वहाँ शिक्षक ने वो विधि नहीं अपनाई होगी, वहाँ व्यवस्था ने बच्चे को वो सुविधाएं नहीं दी होंगी। तो गलत कौन होता है? गलत होती है व्यवस्था, स्कूल, शिक्षक, शिक्षण विधि, पाठ्य पुस्तक। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों की अनदेखी करना है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की समझ सार्थक है क्योंकि यह अधिगम प्रक्रिया का सहज हिस्सा है। शिक्षक को छात्रों की अवधारणात्मक समझ से अवगत कराता है। यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। यह बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे वो प्लीज़ महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर जीएस, जीके, हिंदी, सीटेट इनकी प्रैक्टिस और तैयारी कराई जाती है।
दोस्तों पहले ये ध्यान रखना, यहाँ नेगेटिव ऑप्शन पूछा गया है हमसे, है ना। कौन सा सही नहीं है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है। अगर कोई बच्चा त्रुटि करता है अधिगम के दौरान, तो इसका मतलब ये नहीं है बच्चा जो है अधिगम के प्रति रुचि नहीं है उसकी, वो अधिगम को ग्रहण नहीं करना चाह रहा। इसका मतलब है वो अधिगम के प्रति अभिप्रेरित है, अधिगम को रुचि लेकर कर रहा है, क्योंकि वो किसी कार्य को करने की कोशिश तो कर रहा है। कोशिश वो तब कर रहा है जब वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, बच्चे की उसमें रुचि हो, ठीक है ना। भले ही उससे गलतियां हो रही हैं लेकिन वो कोशिश कर रहा है अपनी, ठीक है। तो त्रुटियां जो होती हैं अधिगम का एक अभिन्न अंग होती हैं, ध्यान रखना। त्रुटियां एक पॉजिटिव शब्द होता है, त्रुटियां अधिगम का अभिन्न अंग है, ठीक है। या ये एक बच्चों का सामान्य गुण भी है, क्योंकि बच्चे जो है एकदम से ही सभी चीज़ नहीं सीख जाते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, त्रुटि एवं प्रयास के द्वारा सीखते हैं। ये किसने सिद्धांत दिया, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत किसने दिया था, तो थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। बच्चे त्रुटि करते हैं, प्रयास करते हैं, त्रुटि करते हैं, फिर कोशिश करते हैं और फिर वे सीख जाते हैं, ठीक है ना। यही त्रुटियां होती हैं, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 भी पॉजिटिव है, या राइट आंसर नहीं, राइट आंसर तो हमें नेगेटिव में देना है, ठीक है ना। लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर 1 त्रुटियों के लिए सही है, ठीक है ना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि की समझ सार्थक है, क्योंकि यह अधिगम प्रक्रिया का सहज हिस्सा है। मैंने कहा ना, अधिगम का एक अभिन्न अंग होता है। शिक्षक को छात्रों की अवधारणात्मक समझ से अवगत कराता है, बिल्कुल बच्चों की सोच या उनकी जो बच्चों में मेंटली, आप कह सकते हैं एक तरह से बच्चों के माइंड में जो उथल पथल मचती है ना, उसको शिक्षक को समझने में सहायता मिलती है। यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। यह बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। दोस्तों बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, ये भी बिल्कुल सही पॉजिटिव आंसर है। लेकिन हमारा कक्षा में ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। कहने का मतलब है कोई बच्चा अधिगम के दौरान ज़्यादा त्रुटियां कर रहा है तो उसको ग्रेड के आधार पर नीचे रख दो, और जो कम त्रुटि कर रहा है, गलतियां कर रहा है, उसको ऊपर के स्थान पर उसको पद दे दो। दोस्तों कहीं भी ग्रेड की बात हो, अंक देने की बात हो, पद देने की बात हो, ये सब नेगेटिव ऑप्शन होते हैं, ठीक है ना। और हमसे यहाँ नेगेटिव ही पूछा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों को का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है? लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, स्किनर का व्यवहारवादी सिद्धांत, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सिगमंड फ्रायड का मनोयोनिक सिद्धांत। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से समझना। रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देती है। सहपाठी मतलब जो बच्चों के साथ बैठने वाले बच्चे हैं, समवयस्क बच्चे हैं, उसके दोस्त हैं, सहपाठी हैं, उन वे सब साथ में मिलकर अधिगम को करें, उस चीज़ के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करती है और बच्चों के समूह भी बना देती है कि बच्चे समूह में कार्य करें। तो इसका कौन कार्य समर्थन करता है? तो इसका समर्थन करते हैं लेव वाइगोस्की। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। क्योंकि दोस्तों लेव वाइगोस्की का मानना है बच्चे जो है अपने समाज से सीखते हैं, अपने सहपाठियों से अंत्यक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है ना। किससे? अपने सहपाठियों से या अपने समवयस्कों के द्वारा अंत्यक्रिया के माध्यम से। अंत्यक्रिया का मतलब होता है जब बच्चे समूह में किसी कार्य को करते हैं या किसी समस्या का समाधान करते हैं, तो समूह में रहकर बच्चे अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। इससे बच्चे बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो यही क्या कहलाता है? यही सामाजिक या अंत्यक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? अंत्यक्रिया। तो बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंत्यक्रिया करके बहुत बेहतर तरीके से सीखते हैं, अपने समाज से सीखते हैं। देखो समाज में सब चीज़ आ जाती है। समाज एक व्यापक विस्तृत शब्द है, ठीक है ना। समाज में जो है स्कूल, कक्षा, विद्यालय, सहपाठी, ये सब आ गए। तो जहाँ भी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का उल्लेख हो वहाँ सामाजिक अंत्यक्रिया इसमें खुद ही सम्मानित हो जाती है। तो बच्चे जो हैं लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का पालन कर रही है रश्मि, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है? व्यक्ति लक्ष्यों को निर्धारण, प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति, सहयोगात्मक अधिगम,
मानकीकृत अनुदेशन। हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक होगा? दोस्तों समावेशी कक्षा क्या होती है? देखो किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव न करना, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना, चाहे उनमें कोई शारीरिक विकलांगता हो, चाहे वो किसी भी रूप से जो है बच्चे अधिगम को ग्रहण करने में हो सकता है मंद बुद्धि हो उनकी, और कुछ बच्चे प्रतिभाशाली हो, तो इन सभी को एक साथ पढ़ाना क्या कहलाता है? समावेशी कक्षा कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण और सहयोगात्मक अधिगम। बच्चे को एक दूसरे से सहयोग करके अधिगम को ग्रहण करना चाहिए, यही सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहलाता है, या सामाजिक संस्कृति का भी सिद्धांत कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचारों को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया है? एल्फ्रेड बिनेट, चार्ल्स स्पियरमैन, थियोडोर साइमन, हार्वर्ड गार्डनर। दोस्तों बहुबुद्धि का सिद्धांत, ध्यान रखना, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। और दोस्तों बहुबुद्धि के सिद्धांत को 1983 में हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में अपनी पुस्तक में जो है, कौन सी पुस्तक थी इनकी? वो थी फ्रेम्स ऑफ माइंड, इसमें प्रस्तावित किया था। ठीक है ना, बहुबुद्धि सिद्धांत को हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में प्रकाशित किया था। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा दोस्तों राइट आंसर होगा, हार्वर्ड गार्डनर। इन्होंने जो है सामान्य बुद्धि के विचारों को नकार दिया और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया। इन्होंने कई तरह की बुद्धि बताई थी, जिसमें अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, वैज्ञानिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, गतिक बुद्धि, ये सभी बुद्धि शामिल थी। क्वेश्चन नंबर 25, कथन है शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि यह प्राप्त ज्ञान को कमाबेश जो का तयो पुनरुत्पादित करें। कारण आर, जानकारी का पुनरुत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण घोतक है। सही विकल्प चुनें। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही नहीं है। ए, दोस्तों ये थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर व्याख्या नहीं करता ए की। आर सही व्याख्या नहीं करता किसकी? ए की। तो दोस्तों हमारा यही ऑप्शन जो होगा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 26, एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है? ठीक है ना, अलग अलग जातियों के समूह वाले बच्चों को अधिगम कराना चाह रही है और उनके लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है? उन सबको एक साथ एक जगह लेकर किस तरह से पढ़ा सकती है? अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रह पर विमर्श करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभवों को सीमित करते हैं, कक्षा में बच्चों की आकांक्षाओं की विविधता शामिल करके, उन संस्थागत प्रतिमानों पर बल देकर जो सामान्यता पर विशेष बल देते हैं, स्वयं को मानक पाठ्यक्रम के अनुकूल बनाने हेतु छात्रों को प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है और सी भी सही है। ठीक है ना, तो हमारा ए और सी कौन से में है? पहले में ही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी दोनों। रमनीक की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है। दृष्टिबाधित का छात्र का मतलब है बच्चे को दिखने में कठिनाई महसूस हो रही है, या बच्चा जो है अंधा हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, तो एक समावेशित कक्षा के इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए? त्रिविमीय नक्शे और चार्ट जैसी स्पर्शी संसाधनों का प्रावधान करके,
विभिन्न प्रकार के दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देकर दोस्तों यहाँ पहले चीज़ को समझना। दृष्टि बाधित है, बच्चा अंधा है, आंखों से देख नहीं पा रहा है, तो आप उसको जो है अलग अलग प्रकार के दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण कैसे देंगे, उसको जब दिखाई नहीं देता है तो ठीक है ना, ये ऑप्शन कट जाता है। छोटी एवं मुद्रित कार्य शीट प्रदान कर कर दोस्तों ये भी काम का हमारा ऑप्शन नहीं है। मुद्रित पुस्तकें यानी छपी हुई पुस्तकें उपलब्ध कराकर दोस्तों ये भी नहीं है। लेकिन त्रिविमीय नक्शे और चार्ट जैसे स्पर्शी संसाधनों का प्रावधान करके, स्पर्शी संसाधनों का मतलब है उनको बच्चे को एक ऐसे चार्ट वगैरह पेश किए जाते हैं जो बच्चे में इनमें उभरे हुए बिंदु होते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, इसका स्पर्श लगाकर अनुमान लगा लेते हैं और अधिगम में जो है सहजता से अधिगम को ग्रहण कर लेते हैं। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, अपनी कक्षा के साथ विज्ञान शिक्षक अनुपमा गणित के संप्रतियों के साथ संबंध बनाती है। इस प्रकार का शिक्षा छात्र अधिगम के स्थानांतरण और अंतर विषयक अधिगम को बढ़ावा देगा, ज्ञान के अर्जन में रुकावट उत्पन्न करेगा, छात्रों में भ्रांतियों को बढ़ावा देगा, अधिगम में रुकावट उत्पन्न करेगा क्योंकि छात्रों के बोझ को बढ़ाएगा। दोस्तों पहले गणित के बारे में जान लीजिए। गणित सभी विज्ञानों का विज्ञान है। गणित क्या है? गणित सभी विज्ञानों का विज्ञान है और सभी कलाओं का कला, सभी कलाओं की कला है। दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, अधिगम के स्थानांतरण और अंतर विषयक अधिगम को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 29, बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है? विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित कर कर, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करके और उन्हें निष्क्रिय रखकर। दोस्तों बच्चा जब प्रश्न नहीं पूछेगा तो सक्रिय कैसे होगा? बच्चा अधिगम को कैसे ग्रहण करेगा रुचि के साथ? बच्चे की जब तक जिज्ञासा शांत नहीं होगी, बच्चा कैसे आराम से बैठ पाएगा? प्रश्न पूछना, बच्चे का प्रश्न पूछना बहुत ही सकारात्मक ऑप्शन है। ठीक है, अगर बच्चा कक्षा में प्रश्न पूछ रहा है तो बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि हतोत्साहित करना चाहिए। शिक्षार्थी को उसके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर, बारंबार परीक्षा लेकर और शिक्षार्थियों को बीच बीच में भय की अवस्था में लेकर। दोस्तों बच्चे की जल्दी जल्दी परीक्षा ली जाए और बच्चे को बीच बीच में डराया जाए कि तुम फेल हो जाओगे, ऐसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा भी नहीं, ये हमारे ऑप्शन कट जाते हैं। लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है? शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन का मतलब है उनकी परफॉर्मेंस के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देना। ठीक है ना, तो ये बाल केंद्रित कक्षा का सर्जन करता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, विकास के किस अनुच्छेद का संबंध बौद्धिक क्षमता जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और सृजनशीलता से है? संवेगात्मक अनुक्षेत्र, संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र, सामाजिक अनुच्छेद, शारीरिक अनुक्षेत्र। दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र। ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और सृजनशीलता, ये सब जो हैं ये सब जो हैं विधियाँ अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कमल पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? विकास एक आयामी है। दोस्तों पहली बात तो यह है, विकास बहुआयामी होता है। क्या होता है? बहुआयामी। विकास की दिशा शीर्षगामी है, विकास की दिशा निकट दूरस्थ है, विकास का क्रम यादृच्छिक है। तो दोस्तों सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कमल पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल को पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण जो संकेत करता है वो करता है विकास की दिशा शीर्षगामी है। विकास शीर्ष से पैर की ओर चलता है।
कहने का मतलब है, देखो जब कोई बच्चा, छोटा बच्चा है, आप उसके हाथ में खिलौना देते हैं, अभी वो बहुत छोटा है, तो वो क्या करता है, वो पूरे हाथों से, दोनों हाथों से उसको पकड़ने की कोशिश करता है, ठीक है ना। फिर वो उसको उंगलियों से, हाथों से, उंगलियों से पकड़ने की कोशिश करता है। फिर धीरे धीरे वो अपनी 2-3 उंगलियों से ही उसको पकड़ लेता है। तो ये क्या कहलाता है, ये विकास की दिशा का जो है, विकास की दिशा की तरफ संकेत करता है कि विकास की दिशा जो होती है वो शीर्षगामी होती है, सर से पैर की तरफ होती है, ठीक है ना, या सिरोपुच्छी होती है। इसको शीर्षगामी को सिरोपुच्छी भी बोलते हैं। विकास की दिशा सिर से पांव की तरफ चलती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? केवल अनुवांशिकता का, केवल वातावरण का, विद्यालय और शिक्षा का, अनुवांशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अतःक्रिया का। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों का विकास अनुवांशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम है। दोस्तों, एक व्यक्ति का विकास कैसे होता है, ठीक है ना, यह पर्यावरण पर निर्भर करेगा। व्यक्ति का विकास कैसे होगा, यह किस पर निर्भर करेगा? पर्यावरण पर, ठीक है ना। लेकिन व्यक्ति कितना विकसित होगा, यह किस पर निर्भर करता है? यह करता है अनुवांशिकता पर। तो विकास जो है अनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा कारक प्राथमिक समाजीकरण का नहीं है? परिवार, आस पड़ोस, समवयस्क, सरकार। दोस्तों, मेन समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी जो होती है वो परिवार होता है। अगर ऑप्शन में ये भी हो साथ में, ठीक है ना, चारों में से हमें एक को निकालना हो तो हम इसको भी प्राथमिक एजेंसी में शामिल कर लेते हैं, जबकि ये होती द्वितीय एजेंसी हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में इस तरह से आ जाएं तो ये सब प्राथमिक एजेंसी कहलाई जाएंगी, ठीक है। लेकिन द्वितीय एजेंसी जो मेन रूप से होती है वो होती है डे केयर, स्कूल, मीडिया, सरकार। ये क्या होती हैं? ये द्वितीय एजेंसी होती हैं। तो प्राथमिक समाजीकरण का कारक नहीं है सरकार। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। हिंज की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने विकास को किन भिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया? नैतिक विकास, सामाजिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, व्यक्तिगत विकास। दोस्तों, हिंज की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और उसकी अवस्थाओं का। तो वो कौन सा सिद्धांत था? तो वो था हमारा नैतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है ना। किसका? नैतिक विकास का सिद्धांत। इसमें नैतिक विकास के सिद्धांत में जो है 3 स्तर होते हैं, 3 स्तर और 6 चरण। हर स्तर पर 2 चरण होते हैं। पहले स्तर पर भी 2 चरण, दूसरे स्तर पर भी 2 चरण, तीसरे स्तर पर भी 2 चरण। तो नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 स्तर हैं, 6 चरण हैं। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, नैतिक विकास। क्वेश्चन नंबर 35, 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। उसने सभी समूह के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के रिक्त स्थान चरण पर है: पूर्व संक्रियात्मक, अमूल संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक, संवेदीगामक। दोस्तों, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और इन्होंने इसके 4 चरण बताए थे। ये चारों चरण ये हैं। सबसे पहला चरण था उनका संवेदीगामक, इसको इंद्रिय जनित अवस्था भी बोलते हैं, ठीक है ना, इंद्रिय जनित अवस्था भी बोलते हैं। इसमें बच्चे की जो उम्र होती है वो 0 से 2 वर्ष तक होती है, या जन्म से 2 वर्ष तक भी बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरी अवस्था थी इनकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चे की अवस्था होती है, बच्चे की उम्र होती है 2 से 7 वर्ष।
तीसरी अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चे की उम्र होती है 7 से 11 वर्ष। लास्ट की अवस्था होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर इसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। क्या? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चे की उम्र होती है 11 से 16 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, तो अब आप खुद अंदाजा लगाइए, 9 वर्षीय लीला वो 9 वर्ष की है। कितने? 9 वर्ष की है। तो 9 वर्ष की उम्र में बच्चा कौन सी उम्र में होता है? 7 से 11 वर्ष की उम्र में कौन से जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की कौन सी अवस्था में होता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जो 7 से 11 वर्ष की होती है। इस उम्र में बच्चा तार्किक चिंतन करने लगता है दोस्तों। दोस्तों, आज की सीटेट की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपका कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं उसको, तो मैं उसको कोशिश करूँगा आपका कन्फ्यूजन दूर करने की। ठीक है, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, साथ में शेयर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।